भाई वे ऑप्टिक्स के लिए सीबीएसई बोर्ड आईएससी बोर्ड दोनों में क्या इंपॉर्टेंट है? सीबीएसई मतलब फाइनल एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे पहले जरा ध्यान दो इस पे। वे ऑप्टिक्स की तैयारी आप सिर्फ 3 टॉपिकों के आधार पर करोगे, सिर्फ 3 टॉपिक। हाइजीन्स प्रिंसिपल, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और एक सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है भाई। अब हाइजीन्स प्रिंसिपल को अगर आपको बहुत अच्छे से डिस्कस करना है अपने साथ, तो किस तरीके से पढ़ोगे आप? हाइजीन्स प्रिंसिपल की तैयारी किस तरीके से करनी है आपको सबसे पहले जब वे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो आपको 3 वर्ड पढ़ने के लिए मिलते हैं। एक का नाम होता है मोनोक्रोमेटिक, एक का होता है कोहेरेंट, ठीक है जी, और एक का नाम होता है वेव फ्रंट। ठीक है। सबसे पहले मैं यहां डिस्कस करूंगा इन सभी को किस तरीके से करूंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा आपका। वेवलेट, वेवलेट वर्ड आएगा। वेवलेट क्या होता है? एक फ्रेश सोर्स ऑफ एनर्जी को वेवलेट कहा जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जिस पार्टिकल को आप, लाइट एनर्जी के पैकेट को आप फोटोन कहा करते थे, वे ऑप्टिक्स की लैंग्वेज में उसे वेवलेट कहा जाता है। तो वेवलेट की अगर डेफिनेशन आती है तो आप क्या कहेंगे? फ्रेश सोर्स ऑफ एनर्जी, फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट सेट टू बी द वेवलेट। कांसेप्ट क्लियर? अब मान लीजिए फ्रेश सोर्स ऑफ वेवलेट मतलब फ्रेश सोर्स ऑफ एनर्जी, मेरे पास 3 वेवलेट है और ये 3 के 3 वेवलेट पहली सेकंड में आगे चलते हैं और दूसरी सेकंड में पीछे चलते हैं, मतलब सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं, सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं। कंप्लीट क्लास ऑफ द वेवलेट वाइब्रेटिंग इन सेम फेज सेट टू बी द वेव फ्रंट। इस पूरी क्लास को वेव फ्रंट कहा जाता है। तो आप क्या कहेंगे? क्लास ऑफ वेवलेट्स, क्लास ऑफ वेवलेट्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, क्लास ऑफ wavelets vibrating in same phase said to be wave front। कॉन्सेप्ट क्लियर? बेटे आपको वहीं बैठना पड़ेगा, आप बहुत ज्यादा लेट हैं। तो ये आपको वेव ऑप्टिक्स की तैयारी कहां से करनी? वेवलेट क्या है? फ्रेश सोर्स ऑफ एनर्जी। फ्रेश सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब है जिसे हम फोटोन कहा करते थे मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। और जो फ्रेश सोर्स ऑफ एनर्जी वाइब्रेट इन सेम फेज, मतलब वेवलेट्स वाइब्रेट इन सेम फेज विद द मीडियम। कंप्लीट क्लास ऑफ वेवलेट वाइब्रेटिंग इन सेम फेज विद द मीडियम सेट टू बी द वेव फ्रंट। मतलब वेव फ्रंट कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ एक वाइब्रेटिंग वेवलेट्स की क्लास है जो सेम फेज में वाइब्रेट करती है। कांसेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? पेपर में किस तरीके का क्वेश्चन आया कि वेव फ्रंट क्या होता है और कितने प्रकार का वेव फ्रंट है, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए। एक वेव फ्रंट है स्फेरिकल। स्फेरिकल वेव फ्रंट किसी पॉइंट सोर्स के चारों तरफ पैदा होता है, सिंगल वेवलेट के चारों तरफ भी एक स्फेरिकल वेव फ्रंट पैदा होता है। अगर आपके घर में एक स्फेरिकल बल्ब है तो उसके चारों तरफ जो वेव फ्रंट पैदा होगा वो क्या होगा? स्फेरिकल होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब स्फेरिकल वेव फ्रंट है क्या? मतलब एक पॉइंट सोर्स के चारों तरफ जो वेवलेट पैदा हुए हैं वो इस तरीके से पैदा हुए हैं, स्फेरिकल शेप में। तो इसलिए क्या कहा कि वेवलेट के चारों तरफ एक स्फेरिकल वेव फ्रंट पैदा होता है। अब स्फेरिकल वेव फ्रंट भी पेपर में आ जाता है, कितनी तरह का है? स्फेरिकल वेव फ्रंट 2 प्रकार का है। आशुतोष देख तुझे जगह पे लिखेगा, पर्दा हटा दो भाई, बाहर से देखो। स्फेरिकल वेव फ्रंट भी 2 तरह का है, एक कन्वर्जिंग और दूसरा डाइवर्जिंग। अगर मैं बात करूं बोर्ड एग्जाम की, एक बार ये क्वेश्चन आया है कि एक प्लेन वेव फ्रंट की हेल्प से कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग वेव फ्रंट किस प्रकार से बनाया जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर एक प्लेन वेव फ्रंट है, पहला वेव फ्रंट स्फेरिकल, दूसरा वेव फ्रंट प्लेन, प्लेन वेव फ्रंट प्लेन एलईडी की तरफ बन गया उसके चारों तरफ। अगर प्लेन वेव फ्रंट को आप एक डाइवर्जिंग लेंथ से पास करते हैं तो डाइवर्जिंग वेव फ्रंट पैदा होता है। अगर कन्वर्जिंग लेंथ से पास करते हैं
तो एक कन्वर्जिंग वेव फ्रंट पैदा होता है। तो एक डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग वेव फ्रंट आप किस तरीके से पैदा कर सकते हैं ये भी आपको पता चल गया। दो तरह के वेव फ्रंट पढ़े हमने, प्लेन, स्फेरिकल। स्फेरिकल दो तरह का था, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। अब सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट थर्ड टाइप। आपके घर में एक सिलेंड्रिकल एलईडी है, उसके चारों तरफ जो वेव फ्रंट पैदा होगा उसे क्या कहेंगे आप? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। अब एक कमाल की चीज है, क्या? ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है, लेकिन 2011 से पहले आया है वेव ऑप्टिक्स में, कि प्लेन वेव फ्रंट और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट और स्फेरिकल वेव फ्रंट अगर एक इनफाइनाइट दूरी चल लेता है तो इनका नेचर कैसा हो जाता है? तो आप कहेंगे जब एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट और एक स्फेरिकल वेव फ्रंट इनफाइनाइट दूरी चलता है तो वो दोनों ही प्लेन वेव फ्रंट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। याद रखेंगे ये बात, 100% समझ आ गया। अभी मैंने क्या कहा था, वेव ऑप्टिक्स अगर तैयार करनी आज में एक भी नंबर नहीं कटेगा वेव ऑप्टिक्स का, तो इस तरीके से तैयार करेंगे जिस तरीके से मैंने कहा। सबसे पहले एक वर्ड पढ़ने को मिलता है वेवलेट, इसे समझेंगे वेवलेट को डीपली। वेवलेट है क्या? पूरी वेव ऑप्टिक्स वेवलेट वर्ड पर आधारित है। वेवलेट क्या है? फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ एनर्जी, मतलब जो फोटॉन्स पैदा हुए थे, जो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर फोटॉन्स नाम से जाना जाता है, उसे वेवलेट कहा जाता है। उन्हीं की क्लास को जो सेम फेज में वाइब्रेट करती है उसे वेवफ्रंट कहा जाता है, जो कि तीन तरह का, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल एंड प्लेन। स्फेरिकल वेवफ्रंट दो तरह का है, एक डाइवर्जिंग जो कॉनकेव लेंस से पैदा किया जाएगा, और एक कन्वर्जिंग जो एक कॉन्वेक्स लेंस से पैदा किया जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद एक वर्ड पढ़ने को मिलता है मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब है मोनो मैंने एक, क्रोमेटिक मैंने कलर, एक ही कलर की लाइट, उसे आप मोनोक्रोमेटिक लाइट कहेंगे। मतलब जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है उसे आप मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं, और उसके सोर्स को आप मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया। अब इतना पढ़ने के बाद एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक होता है कोहेरेंट। कोहेरेंट सोर्स, मेरा मानना है कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, इसकी कंडीशन क्या है, इस बार सीबीएसई 2 नंबर का क्वेश्चन पुटअप करेगा, आईएससी 2 नंबर का क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। तो अपने माइंड में लिख लीजिएगा, जब आप घर जाकर के इस वीडियो को देखेंगे तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज, हाउ कैन वी डेवलप कोहेरेंट सोर्सेज, कैन टू इंडिविजुअल सोर्स बी कोहेरेंट और नॉट, क्या दो इंडिविजुअल सोर्स कोहेरेंट हो सकते हैं? नहीं। ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे पास दो सोर्स ऑफ लाइट है, सभी की निगाह आओ, लिखने का काम बाद में कर लो बुक से, नो इससे वीडियो से। अगर दो सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से जो लाइट निकली और यहां से जो लाइट निकली, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, इसकी वेवलेंथ लैम्डा है, इसकी वेवलेंथ लैम्डा है, इसका एम्पलीट्यूड भी है, इसका एम्पलीट्यूड भी है, तब ये दोनों एक दूसरे के साथ 99.9% कोहेरेंट सोर्स हैं। एक इंटेलिजेंट बच्चे ने मेरे से पूछ लिया, सर 0.1% कोहेरेंट क्यों नहीं है? मैंने कहा बेटे 0.1% इसलिए नहीं है कि 0.1% कोहेरेंट होना ना होना पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस तय करता है। फिर बच्चे ने मेरे से पूछ लिया, सर फेज डिफरेंस क्या होता है, पाथ डिफरेंस क्या होता है, ये समझाइए जरा। ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए S1 सोर्स ही है, S2 सोर्स ही है, ये स्क्रीन है और मैं यहां पर खड़ा हूं इस P पॉइंट पर, ये रोशनी यहां से यहां पहुंचती है और ये रोशनी यहां से यहां पहुंचती है। साफ साफ दिखाई देगा, ये लाइट कम डिस्टेंस चलती है, लाइट ज्यादा डिस्टेंस चलती है। यहां से 90 डिग्री एंगल डाल दीजिएगा, ये बचा हुआ डिस्टेंस पाथ डिफरेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? पाथ डिफरेंस कहलाता है। अगर पाथ डिफरेंस की वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा से की जाए, जहां लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द सोर्सेज, तब इसे फेज डिफरेंस कहा जाता है। तो कोहेरेंट सोर्स की क्या कंडीशन है? अगर दो सोर्स से एमिट होने वाली लाइट सेम वेवलेंथ, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी और पाथ डिफरेंस कांस्टेंट और जीरो, फेज डिफरेंस कांस्टेंट और जीरो और मिनिमम रखती है, तब दोनों सोर्सेज कोहेरेंट होते हैं। मतलब अगर पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस है तो मिनिमम और कांस्टेंट हो या फिर जीरो हो, तब सोर्सेज कोहेरेंट होंगे। कांसेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? कांसेप्ट क्लियर? 100%। अब भाई जो एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन है, ये सब फंस जाएंगे आपको इसके। अब
हाइजीन्स प्रिंसिपल बहुत तरीके से समझ लो। हाइजीन्स प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर मेरे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, मान लीजिए स्फेरिकल सोर्स ऑफ लाइट है और मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, मोनोक्रोमेटिक, तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से एनर्जी पैदा होगी। एनर्जी कैसे पैदा होगी, स्फेरिकल है तो वेव फ्रंट स्फेरिकल होगा। स्फेरिकल वेव फ्रंट का मतलब है जो वेवलेट्स होंगे वो स्फेरिकल शेप में होंगे। हाइजीन्स प्रिंसिपल कहता है जब किसी मोनोक्रोमेटिक सोर्स से एनर्जी डेवलप होती है स्फेरिकल फॉर्म में, जो वेव फ्रंट पैदा होता है, उस वेव फ्रंट के ऊपर जो ये डॉट है ये वेवलेट्स कहलाते हैं। और वेवलेट्स के चारों तरफ भी एक एनर्जी की सिमेट्री डेवलप होती है स्फेरिकल। फिर इस स्फेयर के ऊपर एक सेकेंडरी वेवलेट पैदा होता है। जो सेकेंडरी वेवलेट पैदा होता है वो फ्रेश सोर्स ऑफ एनर्जी को पैदा करता है। पहले प्राइमरी वेवलेट ये था, प्राइमरी वेव फ्रंट ये था, प्राइमरी वेव फ्रंट ने सेकेंडरी वेव फ्रंट पैदा कर दिया। अब ये जो पैदा हुआ है सेकेंडरी वेव फ्रंट है। अब जब ये नए वेव फ्रंट को पैदा कर देगा वो प्राइमरी वेव फ्रंट होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इस तरीके से एनर्जी एक जगह से लेकर के अपनी लास्ट प्रोपोगेशन पोजीशन तक पहुंचती है। और स्फेरिकल वेव फ्रंट हो या सिलेंड्रिकल हो, जब एक इनफाइनाइट डिस्टेंस चल लेता है तब वह एक प्लेन वेव फ्रंट की तरह नजर आता है। जिसके पास इसके नोट्स नहीं होंगे वो मुझे मैसेज करेगा, मैं उसे सेंड कर दूंगा। ठीक है जी, समझ आ गया। एक बार वेव ऑप्टिक्स खोल लो अपनी 2 मिनट के लिए, जल्दी फास्ट। सभी बच्चे हाइजीन्स प्रिंसिपल खोल लो जल्दी फास्ट। देख अगर 3 नंबर में आया तो हाइजीन्स प्रिंसिपल पूछ लगा तेरे से हाइजीन्स प्रिंसिपल क्या, और दोनों में से एक चीज पूछ लगा तो रिफ्लेक्शन बता हाइजीन्स प्रिंसिपल के आधार पर, वेव थ्योरी के आधार पर, या रिफ्रैक्शन बता। तो अब जरा ध्यान दे लो, जिस बच्चे ने ऐसा टॉपिक को ढंग से नहीं पढ़ा, यहां ध्यान दे लो बिल्कुल। वेव थ्योरी के आधार पर मुझे रिफ्लेक्शन प्रूफ करना है, मतलब हाइजीन्स प्रिंसिपल के हेल्प से। मैंने एक प्लेन मिरर लिया और एक मान लिया इंसिडेंट वेव फ्रंट ही है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, और इस वेव फ्रंट के पास 3 ही फोटॉन्स हैं, मतलब 3 वेवलेट्स हैं। एक वेवलेट एक लाइट रे को रिप्रेजेंट करता है, याद रखेंगे, एक वेवलेट एक लाइट रे को रिप्रेजेंट करता है। एक इंसिडेंट वेव फ्रंट है जिसने इंसिडेंट एंगल आई बनाया, और 3 फोटोन थे तो 3 रेज आई। इसे चुप कर पाओ। ये नॉर्मल, और यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगी। ये हो गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट जिसने आर एंगल बनाया। टेंशन नहीं लेनी 1% भी। या पहली रे थी 1 2 3, या गई 1 डैश 2 डैश 3 डैश। अगर बेटे तूने एंगल आई एंगल आर के बराबर प्रूफ कर दिया, यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से तूने रिफ्लेक्शन प्रूफ कर दिया यहां वेव थ्योरी से। तो समझा, दिमाग लगा। हमेशा रे वेव फ्रंट के 90 डिग्री के एंगल पर होती है, तो ये एंगल होगा 90, ये भी 90। इसे कहा मैंने ए बी वेव फ्रंट, इसे ए बी, और इसे कहा मैंने सी डी वेव फ्रंट। तो ए सी हो गया प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट, और भाई साहब बी नहीं सी डी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। एंगल आई इंसिडेंट एंगल, एंगल आर रिफ्लेक्टेड एंगल। समझ गए मेरी बात, समझ आ गया। अब जरा ध्यान दे बेटे, यहां से यहां तक c स्पीड है लाइट की और t टाइम लगा, तो b से लेकर c तक, इसे c नहीं इसे c डैश कर दे। c इंटू टी डिस्टेंस हो गया स्पीड इंटू टाइम,
और यहां भी स्पीड इंटू टाइम, सी इंटू टी, ए से डी तक। कंसेप्ट क्लियर? इन ट्रायंगल ए बी सी डैश एंड ट्रायंगल सी डैश डी ए, ध्यान दे जरा, ये साइड सी टी और ये भी सी टी, तो बी सी डैश इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू सी टी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ए सी डैश कॉमन बाय सिंप्लिसिटी ट्रायंगल ए बी सी डैश कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डैश डी ए, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर विच इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नोट करने की जरूरत है या रफ कर दूं? वीडियो में तो आइए, अब रिफ्रैक्शन शुरू कर दूं, बाद में कर लीजिएगा नोट घर जाकर। अब रिफ्रैक्शन बाय वेव थ्योरी, मेरा मानना है हाइजेंस प्रिंसिपल आया तो दोनों में से एक को लेगा होगा, या तो रिफ्लेक्शन बाय वेव थ्योरी या रिफ्रैक्शन बाय वेव थ्योरी। रिफ्रैक्शन में क्या है, यहां अलग अलग मीडियम होते हैं, एक रेयर तो दूसरा डेंसर। मैंने मान लिया डेंसर मीडियम है, ये रेयर, एक इंसिडेंट वेव फ्रंट आया जिसने इंसिडेंट एंगल रिफ्रैक्टेड बाउंड्री के साथ एंगल आई बनाया। 3 फोटोन थे तो 3 रेज दिखाई मैंने। ये कोई जरूरी नहीं कि मैंने 3 फोटोन मान लिया तो आप भी 3 ही माने, लेकिन 3 से बढ़ जाओ। आप नॉर्मल ड्रॉ कर लो, ये नॉर्मल की तरफ डेविएट, नॉर्मल की तरफ डेविएट, नॉर्मल की तरफ डेविएट, ये हो गया रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये एंगल आर, ये ए बी, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये मान लो एक्स वाई। थ्योरी खुद लिख लीजिएगा किस तरीके से। लेट अस कंसीडर ए बी इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट, मेक एंगल आई इंसिडेंट एंगल, एंड एक्स वाई इज द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, मेक एंगल आर विद द रिफ्रैक्टेड बाउंड्री। C1 is the speed of light in rarer medium and C2 is the speed of light in denser medium। कॉन्सेप्ट क्लियर? लिख लिया? अब यहां से साइन आई निकाल। साइन आई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन आर निकाल बेटे। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, साइन आई अपॉन साइन आर कर, C1 अपॉन C2 रह जाएगा, बाकी सारा सामान आपस में कट गया। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। एंड C1 अपॉन C2 क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। इसे इक्वेशन सेकंड मान, दोनों को बराबर रख दें। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू, विच इज स्नेल्स लॉ एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये आंसर। कंसेप्ट क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? ठीक है जी। अब इसके बाद डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसके छोटे छोटे क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। उससे पहले देखो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किस चीज पर आधारित है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पर आधारित है। समझ गए ना? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। हर एक बच्चे की निगाह आओ। आप नोटबुक से पढ़ रही है, एक बार यहां देखो, जरा ध्यान से समझो। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या है? एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट ली, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट एस, और यहां से ना लाइट
क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में चली, अलग अलग पहचाना जा सके इसीलिए मैंने क्रस्ट को डार्क से रिप्रेजेंट कर दिया और डॉट से मैंने ट्रफ को रिप्रेजेंट कर दिया। तो जब लाइट निकली तो क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ की फॉर्म में निकली। अब इसके सामने आपने कुछ भी नहीं, एक गत्ता लगाया और गत्ते के अंदर ना पिन से 2 छेद कर दिए, सेंटर से इतनी दूरी ऊपर और इतनी दूरी नीचे। अब इसे कह दिया ए बी, नैरो स्लिट, नैरो स्लिट। अब सेम रोशनी यहां से निकलेगी, क्रस्ट एंड ट्रफ, क्रस्ट एंड ट्रफ, क्रस्ट एंड ट्रफ, क्रस्ट एंड ट्रफ। और कुछ दूरी पर अगर आप ये 2 सेंटीमीटर दूरी लेंगे तो 2 मीटर पर रखिएगा, अगर ये 10 सेंटीमीटर दूरी लेंगे तो 5 मीटर दूरी पर रखिएगा आप स्क्रीन को, तो आपको पता चलेगा ए बी का मिड पॉइंट से बिल्कुल सेंटर पोजीशन पर आपको एक ब्राइट फ्रिंज प्राप्त होती है और इसके साइड में एक डार्क फ्रिंज प्राप्त होती है, फिर इधर भी एक डार्क फ्रिंज प्राप्त होती है, फिर ब्राइट फ्रिंज प्राप्त होती है और फिर इधर भी ब्राइट फ्रिंज प्राप्त होती है। एक इंटेलिजेंट बच्चे ने मेरे से पूछ लिया कि सर ऐसा क्यों होता है। मैंने कहा बेटे यहां पर क्रस्ट क्रस्ट पर गिरी थी और ट्रफ ट्रफ पर गिरी थी, जिसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है, और यहां पर लाइट इंटेंसिटी बढ़ गई और यहां पर ब्राइट फ्रिंज प्राप्त हुई। इसके अल्टरनेट पर क्रस्ट पर ट्रफ गिरी और ट्रफ पर क्रस्ट गिरी, जिस कारण इंटरफेरेंस डिस्टर्ब हुआ। भाई 1 मिनट पॉज कर रहा हूं, वो देखते हुए कर दिया। अब यहां ध्यान दो, तो बेटे यहां क्या हुआ, क्रस्ट ट्रफ के ऊपर, ट्रफ क्रस्ट के ऊपर, सेम ऐसे, तो ये अल्टरनेट ऑर्डर हो गया। कंसेप्ट क्लियर? अब ये तो पता चलेगा इंटरफेरेंस के कारण हुआ ऐसा, जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वहां पर ब्राइट फ्रिंज प्राप्त हुई है, जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वहां पर डार्क फ्रिंज प्राप्त हुई है। और एनालाइजेशन में क्या लिखेंगे आप, इस टॉपिक को लिखेंगे किस तरीके से, अगर 5 नंबर में 3 नंबर में आता है, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप फिगर बनाएंगे और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आप इस तरीके से लिखेंगे, एस इज द मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, ए एंड बी आर द नैरो स्लिट, ठीक है। और दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है इसमें, लगभग 2 सेंटीमीटर, इतना बहुत, ठीक है जी, 2 सेंटीमीटर बहुत। कॉन्सेप्ट क्लियर? मैक्सिमम है। और 0.5 mm की स्लिट है, 0.5 mm, जितनी नैरो होंगी उतना अच्छा। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? अब जरा ध्यान देंगे आप क्या लिखेंगे इसमें, इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एस इज द monochromatic source of light A and B are the narrow slits. When light emit from the source of light, dark arc represent the crust and dotted arc represent the trough. ठीक है? When two dark cut each other or two dark cut each other, then we found the bright fringe on the screen, since it is said to be the constructive interference where light intensity increase. When dark cut the dotted arc, then it is said to be the destructive interference and we found the dark fringe on the screen. Concept clear to all of you or not? फिर इसके बाद आप एनालाइजेशन में लिखेंगे, मतलब ऑब्जर्वेशन, पूरे नंबर लेने के लिए। और जो मैं ऑब्जर्वेशन के पॉइंट अभी बोलूंगा, जब आप घर वीडियो देखें तो इस पॉइंट्स को लिख लीजिएगा, यहां से कंसेप्चुअल क्वेश्चन मिलेगा, एमसीक्यू नहीं तो 2 नंबर में। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हमने जब ऑब्जर्व किया तो ये ऑब्जर्व किया कि सभी ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज इनकी थिकनेस बराबर होती है, और थिकनेस का फॉर्मूला बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी होता है, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, कैपिटल डी इज द सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स एंड द स्क्रीन, एंड स्मॉल डी इज द सेपरेशन बिटवीन 2 स्लिट्स। पहला पॉइंट थिकनेस बराबर। दूसरा पॉइंट, अगर आप एक स्लिट पर हाथ रख लें तो इंटरफेरेंस डिसअपीयर हो जाएगा और आपको एक भी फ्रिंज नजर नहीं आएगी। तीसरा पॉइंट,
अगर आप एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स रखते हैं तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर फ्रिंजेस मिलती है, और अगर आप यहां एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स को रिप्लेस कर देते हैं व्हाइट लाइट से, तब आपको ये फ्रिंजेस कलर्ड मिलती है। ये बहुत ही एब्सोल्युटली बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या व्हाट विल हैपन इफ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट रिप्लेस्ड बाय व्हाइट लाइट? तो आप क्या कहेंगे? फ्रिंजेस विल बी कलर्ड। कांसेप्ट क्लियर? एक बेहतरीन चीज बताता हूं, क्लास 12th में मैंने भी और सभी ने आपको अधूरा पढ़ाया है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता। सही फॉर्मूला होता है बीटा डैश इज इक्वल्स टू लैम्डा डी बाय डी इंटू म्यू, वेयर म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम वेयर द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट टेक प्लेस। फॉर वैक्यूम एंड एयर म्यू इज इक्वल्स टू 1, तो फॉर्मूला आपका ये बन गया। अगर कल क्वेश्चन ये आ गया कि अगर मैं सारे के सारे एक्सपेरिमेंट को पानी के अंदर रख दूं तो फ्रिज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप याद रखिएगा म्यू की वैल्यू 1.33 होती है वाटर के लिए, विच इज मोर देन म्यू फॉर वैक्यूम। तो डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो फ्रिज विड्थ कम हो जाएगी। अगर पूरे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को वाटर के अंदर रख दिया जाए तो फ्रिज विड्थ कम हो जाएगी। सीयूटी के लिए से लिख लो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, और सीबीएसई के लिए कुछ ऐसा जरूर आएगा। कैसा? 10% मैंने सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स बढ़ा दी, 20% मैंने स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की दूरी बढ़ा दी, तो जो फ्रिंज विड्थ है उसकी परसेंटेज कितनी ज्यादा बढ़ गई या घट गई? कंसेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? यहां से रिलेटेड आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिल जाएगा अगर आप इसे अच्छे से पढ़ें। समझ आ गया? इसके बाद एक इंपॉर्टेंट ये भी है कि शो दैट, मैं कराऊंगा नहीं यहां बोर्ड पर भी, आप घर जाके कर लेंगे, करा रखा कई बार। शो दैट फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज इज सेम, तो बीटा डैश इज इक्वल टू बीटा आप प्रूफ कर देंगे। कंसेप्ट क्लियर? आगे समझ? ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशंस, एमसीक्यू क्वेश्चन जो 15 होंगे उनमें से मेरा मानना है अगर सीबीएसई का पेपर में बनाता किसी एक पर्टिकुलर लेवल का ठीक ठाक, तो एक क्वेश्चन ऐसा जरूर देता कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए, 4 ऑप्शनों में से कहा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, जहां मैं पाथ डिफरेंस के रेस्पेक्ट में ऑप्शंस देता, या फेज डिफरेंस के रेस्पेक्ट में देता, या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के रेस्पेक्ट में देता, या रिजल्टेंट इंटेंसिटी के रेस्पेक्ट में देता। ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए जब दो वेव एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करती हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड इतना होना चाहिए ऐड होता है, इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, इंटेंसिटी मैक्सिमम a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है जी? इसके बाद एन लैम्डा हमारे पास पाथ डिफरेंस आया था, और फेज डिफरेंस की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? आप फेज डिफरेंस की वैल्यू है फाई इज इक्वल्स टू 0 डिग्री पर cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम मिलती है जब डेरिवेशन करेंगे। इसके बाद कहां मिलती है? 2 पाई पर मिलती है। ठीक है जी? तो इसके बराबर वैल्यू होनी चाहिए, ये आप जरूर कर लेंगे टोटल, जो मैंने डेरिवेशन पर्टिकुलर बिल्कुल आधारित तौर पर पढ़ाया हुआ है। ठीक है? इसके बाद जब आप सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ने के लिए बैठे तो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट से पहले पढ़ेंगे आप डिफ्रैक्शन क्या है। डिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जब चलती हुई लाइट किसी ऑब्स्टेकल से टकराती है जिसका साइज उसकी वेवलेंथ के बराबर या वेवलेंथ से बड़ा होता है, तब लाइट फैल जाती है, और इस फिनोमिना को डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, एक लाइट चली और कॉर्नर से टकराई, इस स्लिट के कॉर्नर से टकराई और टकराने के बाद फैल गई, तो इसे कहा डिफ्रैक्शन। क्या कहा? पेपर में आ सकता है डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के बीच का डिफरेंस, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बीच के दो डिफरेंस बताइए। ये इंटरफेरेंस के कारण है, वो डिफ्रैक्शन के कारण है। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपको ये दिखाई दिया था, जिन बच्चों ने पढ़ा हो ढंग से देख लीजिएगा, बीच में लाइट इंटेंसिटी ज्यादा और बराबर में कम होती चली गई थी। लेकिन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में लाइट इंटेंसिटी हर ब्राइट की बराबर है, हर डार्क की बराबर है। ठीक है? यहां ऐसा नहीं है। ठीक है? यहां थिकनेस बराबर हो भी सकती है और नहीं भी, मैक्सिमा और मिनिमा की यहां पर थिकनेस बराबर थी। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो वेव ऑप्टिक्स में इतना पढ़ना सफिशिएंट है। सारा वेव ऑप्टिक्स 10 के 10 नंबर का आ जाएगा।
10 नंबर का रेओप्टिक्स आएगा, कुछ कॉमन क्वेश्चन होंगे तो अटेम्प्ट 14 नंबर का करना होगा। ठीक है, मैं फिर से कह रहा आपको लेंस मेकर्स फॉर्मूला और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन, जैसे कि मैंने मैजिशियन वगैरह के कल कराए थे कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, एक मैंने ऑडियो भेज दिया आपको, वो सारी करके जाएंगे आप डिस्पर्जन ऑफ लाइट में एंगल ऑफ डेविएशन अच्छे से करेंगे, इक्वी एंगुलर प्रिज्म से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, ये सारा आप करके जाएंगे प्रॉपर्ली। ठीक है जी, अभी मैं 2 मिनट के ब्रेक के बाद आपका स्टार्ट करता हूं जी ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन, और इसके बाद एटम न्यूक्लियाई इसी वीडियो में, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स। आप भी 2 मिनट का रेस्ट लेगा भाई। यूनिट 7 ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन। देख, इससे रिलेटेड क्या करना तुझे, सबसे पहले ध्यान दे, तुझे सबसे पहले फोटोन के बारे में पता होना चाहिए, सारी प्रॉपर्टीज। फोटोन एक मटेरियल पार्टिकल बिल्कुल भी नहीं है, ये एक पैकेट ऑफ एनर्जी है, और पैकेट ऑफ एनर्जी जिसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी जितनी ज्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा है, कांस्टेंट आ गया एच प्लांक कांस्टेंट है 6.63 10 की पावर -34 जूल पर हर्ट्ज इसकी ऐसा यूनिट है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला पूछा जा सकता है। ठीक है जी, इसके बाद फोटोन का रेस्ट मास 0 है, रेस्ट मास 0, और रेस्ट मास 0 होने का कारण है कि इसके ऊपर चार्ज भी 0 है, क्योंकि जिस चीज का रेस्ट मास 0 होता है उसके ऊपर चार्ज नहीं होता। सवाल है इसका रेस्ट मास 0 क्यों है, सवाल है इसका रेस्ट मास 0 क्यों है, क्योंकि आपके पास एक फॉर्मूला है m इज इक्वल्स टू m0 रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, और स्पीड ऑफ फोटोन c के बराबर है। जब आप यहां c रखेंगे तो m इज इक्वल्स टू m0 1 माइनस c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, m0 रूट 1 माइनस 1 m0 अपॉन 0, तो m0 is equal to m into 0, that is equal to 0. Rest mass of photon is 0, that's why there is no charge exist on the photon. Concept clear? फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला ये प्लैंक ने दिया था, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया। इस फॉर्मूले को अगर ढंग से देखा तो मोमेंटम ऑफ फोटोन पूछा जा सकता है, जैसे कि एनसीईआरटी की किताब में है और 2014 के क्वेश्चन पेपर में भी आया था। E इक्वल टू mc इंटू सी लिख दो, यहां से mc हो गया लीनियर मोमेंटम। आपको फोटोन की एनर्जी गिवन थी, स्पीड अपने कॉमन सेंस से याद रखिएगा। फोटोन की स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड होती है, तो मोमेंटम किसके बराबर हो गया, E अपॉन सी। अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसे लिखेंगे आप 2, इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे 1.6 10 की पावर -19 कूलाम, v को एज इट इज कूलाम इनटू वोल्ट होता है जूल, और ये आपके पास 3.2 10 की पावर -19 जूल एनर्जी ऑफ फोटोन बन गया। कांसेप्ट क्लियर? इसे c से डिवाइड कर दिया, c मस्ट बी इन मीटर पर सेकंड, आपके पास लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन आ गया। अब फोटोन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। फोटोन के बाद हम मिस्टर प्लैंक की बात करते हैं। मिस्टर प्लैंक एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ये बात कही थी, लाइट हैज टू नेचर, लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, एंड दीज आर नॉट द मटेरियल पार्टिकल्स, आर द पैकेट ऑफ एनर्जी नोन एज क्वांटा और फोटोन, एंड एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। और यहां से फॉर्मूला आया E इज इक्वल्स टू एच न्यू। पार्टिकल नेचर लाइट का होता है, इसके 2 एविडेंस थे, एक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन से, और दूसरा एक कॉम्पटन इफेक्ट होता है जो हायर एजुकेशन में आप पढ़ेंगे। अगर आपके पास एक्सपेरिमेंट दे दिए गए हैं 4 ऑप्शन में, तो आप चूज करेंगे कि कौन सा एक्सपेरिमेंट एविडेंस देता है लाइट के पार्टिकल नेचर का, तो आप कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन सा एक्सपेरिमेंट लाइट के वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। कांसेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया। हाइजेंस ने वेव नेचर के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था, मिस्टर प्लैंक ने वेव एज वेल एज पार्टिकल, और पार्टिकल मतलब लाइट का डबल नेचर किसने बताया,
मिस्टर प्लांक ने बताया। और पार्टिकल जब चलता है तो वेव का एसोसिएट करता है डी ब्रोगली ने बताया। किसने? एक एमसीक्यू है आपके सैंपल पेपर के अंदर, किस साइंटिस्ट ने पार्टिकल के भी ड्यूअल नेचर को बताया था? डी ब्रोगली ने बताया था कि जब एक पार्टिकल चलता है तो वेव्स उसके चारों तरफ एसोसिएट हो जाती हैं। वो वेव्स आप नेक्ड आई से इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि उनकी जो वेव्स पैदा हुई है उनकी वेवलेंथ पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। अब इस चैप्टर की पूरी समरी आपने पढ़ ली। इस चैप्टर के अंदर प्लांक थ्योरी आई। अब इसका यूज करने के बाद फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एक्सप्लेन करनी है। एल्बर्ट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में से कुछ ना कुछ जरूर आएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा अगर आपके पास एक फोटो मटेरियल है और सबसे अच्छा फोटो मटेरियल सीजियम है मैंने ये बात नहीं कही कि सोलर पैनल में सीजियम यूज किया जाए, मैंने कहा अगर सीजियम यूज करेंगे तो सबसे अच्छा होगा। ठीक है जी, आगे समझ? क्यों? क्योंकि सीजियम पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और इसका वर्क फंक्शन मतलब इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी सबसे कम होती है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब वर्क फंक्शन क्या है? अब इस चीज को हम अच्छे से समझेंगे। अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जब एक फोटोन किसी E इक्वल टू एच न्यू एनर्जी का किसी फोटो मटेरियल से टकराता है तो उस फोटोन की एनर्जी दो भागों में टूट जाती है। एक एनर्जी का हिस्सा इलेक्ट्रॉन को बाहर एमिट करने में यूज होता है, मतलब वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए यूज होता है, उसे वर्क फंक्शन कहा जाता है। वर्क फंक्शन फाई इज इक्वल टू एच न्यू नोट के बराबर होता है, मतलब मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द एमिशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। बची कुची अगर एनर्जी बचती है इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद तो वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस इक्वेशन को आप किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। एक इक्वेशन ये बन गई। इस इक्वेशन से रिलेटेड किस तरीके का न्यूमेरिकल आएगा जरा ध्यान दीजिएगा। एक फोटोन है जिसकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एक फोटोन है जिसकी एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। दोनों सेम फोटो मटेरियल से टकराते हैं जिसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तब दोनों की काइनेटिक एनर्जी की क्या रेशियो होगी? तो ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हवा में बात नहीं कर रहा मैं, ऐसा क्वेश्चन आने के चांस है। एक इक्वेशन बन गया E1 माइनस 5 और दूसरी बन गई K2 E2 माइनस 5। पहली में काइनेटिक एनर्जी K1 मान ली, एनर्जी पहली में दे रखी 1, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है आपको और ये भी, तो चेंज करने की जरूरत नहीं, 0.5 यहां से 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। अब दूसरे में फोटोन ये आया, यहां रखी K2 इज इक्वल टू 2 माइनस 0.5 दैट इज इक्वल टू 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान दे। अब K1 अपॉन K2 0.5 अपॉन 1.5 1/3। ये आंसर चेक कर लीजिएगा, सैंपल पेपर में किसी में जरूर दिया होगा। ठीक है जी, आगे समझ? ऐसे क्वेश्चन के पूरे पूरे चांस हैं, समझ आया? नींद ले ला, सोचा अंग्रेज में बैठा। इसके बाद स्टेप वाइज चलो इक्वेशन को लेके। याद हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एनर्जी ऑफ फोटोन, और ये क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। एल्बर्ट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की एक फॉर्म ये है जहां ये प्लांक कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन
फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मटेरियल। याद रखिएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, फोटोइलेक्ट्रिक मटेरियल, एंड फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फोटोन एंड सोर्स ऑफ लाइट। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, जो फोटो इलेक्ट्रॉन पैदा हुआ है उसकी ज्यादा होगी। लेकिन अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, क्योंकि ये वेस्टेज है। याद रखिएगा, अगर z इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई है तो x के बढ़ने से z बढ़ेगा, लेकिन y के बढ़ने से z घटेगा। याद रखेंगे, ठीक है। अब इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है। समझ आ गया? 100% समझ आ गया? पक्का? ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, आपसे फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पूछ ली जाएगी और आपको कह दिया जाएगा एक फोटोन टकराया 14 इंटू 10 टू दी पावर 14 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का सीजियम से, जिसका वर्क फंक्शन इतना है, क्या इलेक्ट्रॉन एमिट होगा? भाई साहब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्या इलेक्ट्रॉन एमिट होगा? तो इसकी मल्टीप्लाई एच से कर दो, एच ही है -34 कर दी, और इसकी मल्टीप्लाई 2.14 सॉरी 1.6 10 की पावर माइनस, दोनों जूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर ये ज्यादा है तो होगा, अगर कम है तो नहीं होगा। समझ आ गया? अगर बराबर है तो होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। समझ गया ना? फिर तो ऐसा होगा, अब तुझे गर्लफ्रेंड को लेकर जाना और 100 रुपए का ही पेट्रोल डलवा लिया, 100 ही रुपए थे, अंग्रेज में जाकर तो खत्म, टाटा भाई। अब यहां जा, यहां जा, समझ आ गया बेटे? आगे समझ? ठीक है जी। अब इसके बाद क्वेश्चन किस तरीके का आता है, आपको एक फोटोन की एनर्जी दे दी जाए, फोटोन की फ्रीक्वेंसी दे दी जाएगी कि फोटोन की फ्रीक्वेंसी है इतने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का एक फोटोन सीजियम के ऊपर गिरता है और एक इलेक्ट्रॉन को एमिट कर देता है। जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है तो उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज्ञात कीजिए कितनी है। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ गया। अब इस काइनेटिक एनर्जी को ही वेलोसिटी में कन्वर्ट कर ले बेटे, 1/2 mv²। मास इलेक्ट्रॉन का नीचे गया, टू ऊपर गया, तो v इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 2h/m, रूट लगा सारे पे, और न्यू माइनस न्यू नॉट। फोटोन की फ्रीक्वेंसी दे दी, सीजियम के वर्क फंक्शन से उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली, h की वैल्यू तुझे पता ही, लेकिन कैलकुलेशन नहीं आती करनी तेरे पे, मुझे पता बायो है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया तो वेलोसिटी निकालनी, तो स्टेप मार्किंग के नंबर मिल जाएंगे, लेकिन एमसीक्यू में तो पता नहीं चलेगा। बायो का बच्चा बहुत ध्यान से देख इस चीज को, समझ आ गया ना? अब थोड़ा सा लेवल और बढ़ाऊं। अब सवाल ये भी आ गया, जो फोटोन एमिट हुआ है, इस फोटोन की, इलेक्ट्रॉन जो एमिट हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी है? क्या है? हो सकता है। अब वेवलेंथ क्या है? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग कितनी? मोमेंटम को कन्वर्ट कर ले बेटे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तुझे पता ही 9.1 10 की पावर -31 केजी, वेलोसिटी तेरे पे यहां से आई, यहां वैल्यू रख कर वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर। देख तू भी क्या याद रखा, खेलना सीख गया नहीं? तू भी सीख गई, अब आगे आ जाओ। एक चीज होती है स्टॉपिंग पोटेंशियल। देख स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, देख सुनिए मेरी बात, तू भागा हुआ ना, तेरा माथा लगा दीवार में, तो जो दीवार में तेरे ऊपर लगा ना वो स्टॉपिंग पोटेंशियल था। समझ गया? ध्यान रखिए, एक इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए अगर V वोल्टेज की आवश्यकता है तो उसे चलाने के लिए भी V वोल्टेज की आवश्यकता है। तो समझा? तो कई बार हमें क्या कह दिया जा, अगर 10 वोल्ट वोल्टेज से एक इलेक्ट्रॉन एक्सलरेट होता है तो उसे रोका कितने वोल्टेज से जाएगा, 11 से या 10 से या 9 से या नन ऑफ दीज, 10 से। तो समझा? स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। जब आप सर्किट कट करते हैं तो नेगेटिव पोटेंशियल से एक वोल्टेज जनरेट होता है जो इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस को इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जीरो कर देता है। उस नेगेटिव पोटेंशियल को आप स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। पेपर में उसके डायरेक्शन आई थी तो उसकी डायरेक्शन माइनस टू प्लस होती है सर्किट के अंदर, और सेल के अंदर पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है।
मतलब एक्सेलरेटेड वोल्टेज की अपोजिट डायरेक्शन में वो चलता है। ये चलता है कंडक्शन करंट के साथ साथ, कन्वेंशनल करंट की अपोजिट डायरेक्शन। समझ आ गया? मेरे पास यहां से क्वेश्चन आ गई, काइनेटिक एनर्जी को के लिखा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, और एक मेरे पास इक्वेशन थी ये, दोनों बराबर रखा तो नेट स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ तेरे पास एक फॉर्मूला भी बन गया। अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आएगा जरा ध्यान दे। अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो उसे रोकने के लिए एनर्जी भी तो ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी ना, जो इलेक्ट्रॉन है बिठवा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता घटता है? बढ़ता है सर। स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। कैसे? अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है फोटोन की तो वो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा पैदा करेगा इलेक्ट्रॉन में, और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का मतलब स्पीड ज्यादा होगी, और ज्यादा स्पीड को रोकने के लिए ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, समझ आ गया? अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई तो वेस्टेज ज्यादा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की कम रिक्वायरमेंट। यहां तक समझ आ गया? 100% समझ आ गया? मैडम समझ आ गया? अब एक चीज और देख, सवाल आया, एक फोटोन है जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है और सीजियम के ऊपर गिरा जिसका वर्क फंक्शन इतना है, तो जो इलेक्ट्रॉन है बिठवा उसे रोकने के लिए कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिएगा? तो देख बेटे, वर्क फंक्शन से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल, यहां रख, यो समान यहां रख, एच की वैल्यू यहां रख, ई की वैल्यू यहां रख, और इसे कैलकुलेट कर लेना। कोई मेरे बस की नहीं है, क्यों मेरे बस की नहीं, इतनी लंबी पावर जोड़ना है ना? तो मैथमेटिक्स से बिलोंग करते हैं भाई साहब। समझ आ गया? दूसरी बात याद एक, अगर मैं वोल्टेज एक्स एक्सिस पर रखता, वाई एक्सिस पर रखता हूं और फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस पर, ऐसा ग्राफ देखने में बहुत मिला आपको पेपर में। एक मटेरियल का नाम मैंने रख दिया एम, एक का रख दिया एन, और इधर बढ़ रही न्यू। सवाल देख क्या आया? एम और एन मटेरियल में से अच्छा फोटो मटेरियल कौन सा है? पहला क्वेश्चन, दिमाग लगा। अब यहां ध्यान दे, तुझे याद रखना बेटे, ये जो दूरी है, ये दूरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करती है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक तरीके से वेस्टेज होता है, तो ज्यादा वेस्टेज किसके अंदर है? एन के। तो अच्छा फोटो मटेरियल कौन सा है? कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे समझ? जो अच्छा फोटो मटेरियल है उसके इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड भी ज्यादा होगी, उन्हें रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी, उसके इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। 100% समझ आ गया? ये डिस्टेंस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम, ये अच्छा फोटो मटेरियल, इसके इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड भी ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा, रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा। सवाल आया जब एम और एन दोनों डिफरेंट फोटो मटेरियल है, दोनों का स्लोप एक जैसा, एक पैरेलल क्यों है? आप कहेंगे सुनो जरा, ये अपॉन ये तो होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो मतलब ये अपॉन ये का मतलब है ये अपॉन ये, और इस इक्वेशन पर जा, ये अपॉन ये किसे रिप्रेजेंट करेगा? एच बी कॉन्स्टेंट, डी बी कॉन्स्टेंट, इसीलिए स्लोप कॉन्स्टेंट। आप कहेंगे सर स्लोप रिप्रेजेंट एच अपॉन ई विच इज कॉन्स्टेंट, दैट्स व्हाई स्लोप ऑफ एम एंड एन बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। concept clear all of you or not? concept clear? 100% clear? ठीक है, अब जरा ध्यान देंगे, इस तरीके के सारे क्वेश्चन कर लोगे। अब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट क्या लिखेंगे आप? अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, व्हेन अ पार्टिकल मूव then wave associates around it, these wave balance its motion but we are not able to see them.
बिकॉज देयर वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। और इसे मैथमेटिकली प्रूव कर देंगे। किस तरीके से? मैंने मान लिया एक फोटोन चलता है स्पीड ऑफ लाइट से, और जब वो स्पीड ऑफ लाइट से चलता है तो उसकी एनर्जी होती है E इज इक्वल टू mc², और एक फॉर्मूला इक्वल टू h दिया है अकॉर्डिंग टू मिस्टर प्लैंक। दोनों को बराबर रख दीजिएगा। न्यू फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी होती है स्पीड अपॉन, ठीक है जी, एक सी से एक सी कट गया, mc क्या हो लीनियर मोमेंटम। लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p। अब यहां से रिलेटेड 100% क्वेश्चन मिलेगा, देख कैसा। सवाल समझ लियो, मैं लिख नहीं रहा, लिखने में बहुत समय बर्बाद हो। सवाल ये होगा, इफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मे बी पॉसिबल, प्रोटॉन एंड ड्यूट्रॉन मे बी पॉसिबल, अल्फा पार्टिकल एंड ड्यूट्रॉन मे बी पॉसिबल, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। तो सवाल ऐसा है, इफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर मूविंग, पहले केस में विद सेम वेलोसिटी, दूसरे केस में विद सेम काइनेटिक एनर्जी, तीसरे केस में विद सेम मोमेंटम, देन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एसोसिएटेड वेवलेंथ। तब रेशियो निकाल लिया एसोसिएटेड वेवलेंथ। तो कैसे निकालेंगे? जब सेम मोमेंटम है तो ध्यान दे, जब मोमेंटम सेम हो गया, h तो कांस्टेंट है, तो आंसर आ गया 1:1। मोमेंटम में तो 1:1 आ गया सबका। इलेक्ट्रॉन की रेशियो, प्रोटॉन की रेशियो, अल्फा पार्टिकल की रेशियो, न्यूट्रॉन की, सबकी 1:1 आ गई, सबका मोमेंटम बराबर। ठीक है। अब कहा कि जब वेलोसिटी सेम हो तो इससे ऊपर के स्टेप पर चल, क्या मोमेंटम कब बना होगा? मास इनटू वेलोसिटी से। अगर सब पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम है तो वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m है। आगे समझ? इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को आप क्या मान लेंगे? इलेक्ट्रॉन के मास को हम मान लेंगे, प्रोटॉन का मास 1836 गुना m होता है, ड्यूट्रॉन का 2 × 1836 गुना m होता है, अल्फा पार्टिकल का 4 × 1836 गुना m होता है। कांसेप्ट क्लियर है? 100% समझ आ गया। सोल्व करेंगे किस तरीके से, जरा ध्यान देंगे। मोमेंटम से अब काइनेटिक एनर्जी तक जब पहुंचना है तो लैम्डा इज इक्वल टू h/p है, और p को क्या लिख सकते हैं? √2m_k। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m है। कर लेंगे। अब एक और भी चार्ज पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है, न्यूट्रॉन्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है जब वोल्टेज की बात चलेगी। काइनेटिक एनर्जी को लिखा जा सकता है, काइनेटिक एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क एंड इलेक्ट्रिक वर्क इज द फॉर्म ऑफ चार्ज इनटू वोल्टेज। यहां v वेलोसिटी नहीं, वोल्टेज है। इसी फॉर्मूले को मोल्ड कर लीजिएगा। अगर पेपर में आ गया कि सभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल सेम वोल्टेज से एक्सलरेट होता है, तो वोल्टेज सेम करके वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √q × m यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। कांसेप्ट क्लियर हो? कांसेप्ट क्लियर? अब जब इस फॉर्मूले के अंदर आप वैल्यू रखते हैं h की, m की, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की, तब आपके पास इलेक्ट्रॉन के लिए एक फॉर्मूला बनता है, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27/√v एंगस्ट्रॉम। यहां तक ड्राइव कर गए, इसमें वैल्यू रख दिए। पेपर में कई बार यही क्वेश्चन आ जाए कि सर ड्राइव करो और सोल्व ना करिए, बस रख दिया व्हेन वी पुट m इक्वल टू 9.1 10 की पावर -31, 1.6 10 की पावर -19, h इक्वल टू 6.63 10 की पावर -34। ठीक है, हर वैल्यू रख के आंसर आ गया। अब ये फॉर्मूला सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है, प्रोटॉन के लिए आप खुद बनाएंगे, यहां से m की वैल्यू रखेंगे 1.66। समझ आ गया? अल्फा पार्टिकल के लिए भी खुद बनाएंगे, न्यूट्रॉन के लिए भी खुद बनाएंगे। आगे समझ? न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। कांसेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया भाई? इससे बाहर मेरा मानना है ड्यूअल नेचर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। डिवीजन जर्मन एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट था, आउट ऑफ कोर्स है।
अब एटम न्यूक्लियर स्टार्ट करूंगा, एक बार इसे रिवाइज कर लो जल्दी भाई, जरा ध्यान दो। यूनिट 8 एटम एंड न्यूक्लियाई, बस ये यही एंड कर दो अपना स्टार्ट। कल भी तो कुछ पढ़ना, कल इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहले से माना जिस पर कुछ भी नहीं आता वो पहला चैप्टर न्यूक्लियर ही कर लो। इसमें दो टॉपिक में से एक आ जाएगा पेपर में, या तो न्यूक्लियर डेंसिटी, सवाल कुछ इस प्रकार होगा, शो दैट न्यूक्लियर डेंसिटी डज नॉट डिपेंड एट एटॉमिक मास, या शो दैट न्यूक्लियर डेंसिटी इज कांस्टेंट, या इस प्रकार होगा कि 1H1 और He2O4, या यहां कुछ और होगा, यहां कुछ और भी हो सके, दोनों की रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की रेशियो क्या होगी और डेंसिटी की रेशियो क्या होगी। तो याद रखिएगा डेंसिटी की रेशियो हमेशा 1:1 लिखनी है आपको, क्योंकि न्यूक्लियर डेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक मास, इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस। ऐसा क्यों, यहीं से स्टार्ट करो। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम। एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक मास। क्यों भाई, सीधी बात है, एटॉमिक मास बढ़ेगा तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ेंगे। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन्हें हाइड्रॉन्स कहा जाता है। न्यूक्लियस के अंदर हाइड्रॉन्स, बैरॉन्स, मेसॉन्स, म्यूनॉन्स, 4 फैमिलीज हैं, 32 टाइप के एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, जिनमें से सिर्फ 2 के बारे में आपको अवगत कराया गया है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। लेकिन मैंने आपको हर एक पार्टिकल के बारे में अवगत कराया है, ठीक है। वो जो हैवी पार्टिकल्स हैं उनका नाम हाइड्रॉन्स हैं, जिन्हें न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, जिनमें से एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है। और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एटॉमिक मास के बराबर होता है। जितने ज्यादा न्यूक्लियॉन्स होंगे एटॉमिक मास उतना ज्यादा होगा, उतना न्यूक्लियस बढ़ जाएगा, मतलब उतनी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर के बात है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A की पावर 1/3। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट आ गया, उसे R0 कह दिया। अब ये R0 क्या बीमारी है? दरअसल न्यूक्लियॉन्स के बीच जब हम न्यूक्लियॉन्स की बात करते हैं तो वहां प्रोटॉन प्रोटॉन भी विद्यमान है, और प्रोटॉन प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन भी होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के कारण एक्चुअल साइज जो न्यूक्लियस का है वो थ्योरेटिकल साइज से थोड़ा बड़ा हो जाता है। कितना बड़ा हो जाता है? R0 की वैल्यू 1.2 10 की पावर -15 मीटर के बराबर होती है। इतने टाइम्स बड़ा हो जाता है। 100% समझ आ गया? पक्का? तो मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया, तो ये मुझे सोल्व करना आया कि हाइड्रोजन और हीलियम के न्यूक्लियस की रेडियस की रेशियो क्या है। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A की पावर 1/3। तो हाइड्रोजन अपॉन हीलियम, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास और हीलियम का एटॉमिक मास, और इसकी पावर 1/3। हाइड्रोजन का 1H1 में 1 है और हीलियम में क्या है? जिस भाई और भाई की बहन पर कुछ भी नहीं आता वो ऐसा लिखिए, वो ऐसा लिखिए, ठीक है? समझ रहे मेरी बात? बस ये जरूर कर दिया है। फिर कहा रेडियस ऑफ डेंसिटी, मतलब रेशियो ऑफ डेंसिटी भी निकाल, डेंसिटी में सीधा कर देख रहे हैं। अब बात है डेंसिटी कांस्टेंट क्यों है, वो यहां से मिला। मास ऑफ न्यूक्लियस होता है मास ऑफ 1 न्यूक्लियन इनटू एटॉमिक मास। वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब और Ma/4/3 पाई r की वैल्यू रखता है यहां से उठा के। R0 A की पावर 1/3 की पावर 3। बायोलॉजी वाले थोड़ा सा ध्यान देंगे, नहीं मैं कर दें काम। A से A कट गया, दैट्स व्हाई न्यूक्लियर डेंसिटी डज नॉट डिपेंड एट एटॉमिक मास। जब M की वैल्यू आप रखेंगे, देख कई बार न्यूक्लियन का मास कुछ बच्चे ये लिख लेते हैं और कुछ बच्चे लिख लेते हैं, तो स्लाइटली डिफरेंट आ जाता है।
जब ये वैल्यू आप यहां प्लेस करेंगे, पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे, आर नोट की वैल्यू आप यहां से रखेंगे, तो आपके पास न्यूक्लियर डेंसिटी अप्रोक्सिम हमेशा वैल्यू होती है 27 भी होता है, कई जगह लिखा हुआ 17 kg, बस इसे देखा टीचर 10 की पावर 17 kg ऑर्डर की होनी चाहिए। कंसेप्ट क्लियर? ना तो इसके साथ m है ना इसके साथ r है, कांस्टेंट वैल्यू है, प्योर इतने kg पर मीटर क्यूब। कंसेप्ट क्लियर? मतलब यूनिवर्स के अंदर अगर सबसे ज्यादा डेंसिटी किसी चीज की होती है तो वो एक छोटे से न्यूक्लियस की होती है। वो इतना ज्यादा कंडेंस्ड होता है कि अगर इतना बड़ा न्यूक्लियस आपको मिल गया, जितना 1000 लीटर का वाटर टैंक तेरी छत के ऊपर रखा है, तो उसका वजन लगभग चांद के बराबर होगा। आगे समझ? और माना भी गया है कि न्यूट्रॉन स्टार पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा कंडेंस्ड होता है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन होते हैं। मतलब वो एक ऐसा न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर सिर्फ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। कंसेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? अब इसके बाद आपको क्या पढ़ना है? न्यूक्लियर फोर्स। सिर्फ 3 पॉइंट पढ़ लो उसके। क्या? न्यूक्लियर फोर्स एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, पहला पॉइंट लिख दिया। ठीक है जी, रुक जा। ठीक है भाई, सेकंड पॉइंट लिखिए क्या? ये जो होता है वो अट्रैक्टिंग फोर्स है, लेकिन रिपल्सिंग भी बन जा जब 0.8 फर्मी से नजदीक आ जाते हैं न्यूक्लियॉन्स। तीसरा पॉइंट, इट डज नॉट डिपेंड एट मास ऑफ न्यूक्लियॉन, इट डज नॉट डिपेंड एट चार्ज ऑफ न्यूक्लियॉन। फोर्थ पॉइंट, इट डिपेंड ओनली द स्पिन ऑफ द न्यूक्लियॉन, ये सिर्फ स्पिन पर डिपेंड करता है। एंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर, ये 10 की पावर 38 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ग्रेविटेशन फोर्स से, 100 टाइम स्ट्रॉन्ग होता है न्यूक्लियर फोर्स से। समझ आ गया? 100% समझ आ गया? पक्का? ठीक है, इतना सफिशिएंट है। अब एक डेरिवेशन इंपॉर्टेंट लगता है मुझे इसमें, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर लेंगे आप लोग, यही कर दो क्लास एंड एटम कर पढ़ाएंगे, एटम इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर देंगे। ठीक है जी, दैट्स ऑल। रुको 1 मिनट, कल वो बच्चे जरूर आएंगे जिन बच्चों की फीस लगती है। ठीक है भाई?